दोस्तों आज के डेट में हम लोग अर्थव्यवस्था का अगला लेक्चर देखेंगे। देखिए जो कृषि था, कृषि से संबंधित अन्य चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग कृषि साख यानी जो सरकारी ऋण एजेंसियां हैं, उन सारी चीज़ों को, जो सरकारी वित्त होता है, कृषि वित्त जो होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हमारे देश में संस्थागत ऋण व्यवस्था का विकास किया गया है और संस्थागत वित्तीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सरकार कौन कौन सी आती हैं कि जैसे भाई संस्थागत का मतलब सरकारी सरकारी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ऋण देती हैं कृषि क्षेत्र को। तो इनमें मुख्य हैं सहकारी समितियां, और बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी ऋण समितियों की स्थापना देश में सर्वप्रथम की गई थी। तो ये चीजें हैं। अब देखिए राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए इसकी स्थापना हमारे देश में कृषि शाख की सबसे उच्च संस्था मानी जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था यह है। नाबार्ड, देखिए इसी का शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। देश में कृषि क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड जो है रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि को उनके कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रदत्त ऋणों का पुनर्वित्तीयन करता है, ठीक है। भारत में जैसे इस समय कृषि वित्त के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 30,000 से अधिक शाखाएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,000 से अधिक संस्थाएं हैं और लगभग 1 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये सारे के सारे बैंकें जो हैं, संस्थाएं जो हैं, वो कृषि से संबंधित चीज़ों को करती हैं। वर्तमान में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर जो है वो 4% है। ध्यान रखिएगा कितने प्रतिशत है? 4%। भारत में हाल ही के वर्षों में कृषि वित्त या ऋण का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो वाणिज्यिक बैंक ही माना जाता है। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वही माना जाता है, जिनके पश्चात क्रमशः कौन कौन से बैंक आते हैं? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के नीचे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं, और बाद में सबसे लास्ट में आते हैं विदेशी निजी बैंक, इनका स्थान है, ठीक है। किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए ब्याज सहायता हेतु बजट अनुमान 2017-18 में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016-17 में 9 लाख करोड़ के कृषि ऋण का वितरण भी किया गया था, जिसे 17-18 में बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया। 17-18 में के बजट में कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए 56,992 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अब देखिए किसानों को अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 1998 से एक योजना चलाई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए निर्धन एवं गरीब किसानों की सहायता के लिए लघु वित्त संस्था, ठीक है, लघु वित्त संस्था जिसको एमएफआई कहा जाता है, इसकी संस्थापना की गई है, जो कि गरीबों की स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। स्वयं सहायता संगठनों एवं बैंकों का लिंकेज कार्यक्रम जो है लघु वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। अब देखिए समाज के उपेक्षित और निम्न आय वर्ग के असंख्य लोगों को सस्ती लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में स्वाभिमान नाम से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब देखिए भारतीय कृषि के संवर्धन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, तो इनको छोटी छोटी चीज़ें हैं, शब्दावलियाँ हैं, तो इनको आप अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। तो कृषि के उन्नयन के लिए, कृषकों की सुविधा के लिए 2004 में किसान कॉल सेंटर, जिसको केसीसी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। किसान कॉल सेंटर के जरिए किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां निःशुल्क, एक नंबर आता है 1551 नंबर डायल करके उपलब्ध जानकारी करवाई जाती है। 1998-99 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। अब उसके बाद में अन्य पहले कौन सी हैं कि जैसे कृषि चैनल, दूरदर्शन की स्थानीय किसान प्रसारण सेवा के जरिए किसानों को उपयोगी जानकारियां और परामर्श उपलब्ध कराए जाते हैं। अन्य चीज़ें क्या हैं कि जैसे किसानों को उपयोगी जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल नॉलेज सेंटर, ठीक है, स्कूल नॉलेज सेंटर की स्थापना की जा रही है।
वर्ष 2016-17 में बजट में इसकी घोषणा के अनुसार नाबार्ड में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से यह समिति दीर्घावधि सिंचाई निधि सृजित की जाएगी। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कृषि उत्पाद संघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 की कृषक उत्पादक संघ वर्ष के रूप में मनाया गया था और इसके तहत कार्यशालाएं, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए गए थे। वर्ष 1987 में स्थापित भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ठीक है, तो जनजातीय लोगों के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है, और वस्तुओं एवं वनोपज का अच्छा मूल्य दिलवाता है ताकि उनका कोई शोषण न कर सके। जनजातीय लोग जो होते हैं, जो भी पैदावार होती है, तो उनको अच्छा मूल्य मिल सके, इसी के लिए संस्था कार्य करती है। 1956 में देश के राष्ट्रीय सहकारी विकास भंडारण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना की गई थी और कृषि उपजों के भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसी क्रम में राज्यों में राज्य भंडारण निगम भी स्थापित कराए गए हैं। अब किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और राज्य सरकारों से मशवरा करने के बाद राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 को अपनाया गया था। पशुधन विकास पूर्वोत्तर राज्यों में सूअर विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं प्रसार कौशल विकास और चारा एवं कीट विकास जैसे मिशनों पर भी केंद्रित रहा है और राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लाया गया था 2013-14 में, ठीक है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी विभाग के द्वारा। अब देखिए, भारत में कृषि और पशु संसाधन में संवर्धन के लिए समय समय पर जिन क्रांतियों का आह्वान किया गया है उनका अब ब्यौरा भी देख लेते हैं कि जैसे कुछ क्रांतियां हैं कि जैसे पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि खाद्यान्न से, नीली मछली से, भूरी रासायनिक उर्वरक से, गुलाबी प्याज झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। रजत क्रांति कुक्कुट अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन से मानी जाती है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से। देखिए, हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को मानाता है। किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के बीज प्रविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय बीज अधिनियम 1996 में पारित हुआ था। अब भारत में उद्योगों के कुछ प्रकारों को देख लेते हैं। जैसे सार्वजनिक उद्योग के वे होते हैं जिन्हें से सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। कि भाई सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, कि वो उद्योग जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये प्रायः भारी और आधारभूत उद्योग होते हैं कि जैसे भिलाई का लोहा उद्योग। निजी उद्योग कौन कौन से होते हैं, जिनका स्वामित्व, जिनका अथॉरिटी जो होती है, जो मालिकाना हक होता है, वो निजी हाथों में होता है, तो उसे निजी उद्योग कहा जाता है। ये उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे साइकिल उद्योग, जूता उद्योग, ये सारी चीज़ें। अब एक होता है सहकारी या संयुक्त उद्योग, जिनमें दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है, जो कि संचालन या तो समितियों द्वारा किया जाता है अथवा इसका स्वामित्व दो या दो से अधिक लोगों के पास में होता है, तो इसको सहकारी या संयुक्त उद्योग कहा जाता है। श्रम गहन उद्योग कौन कौन से होते हैं, कि वे उद्योग जहां पर अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो इसे हम श्रम गहन उद्योग कहते हैं। भारी उद्योग कौन कौन से होते हैं, कि जैसे भारी उद्योग वे होते हैं जिनमें भारी कच्चा माल प्रयुक्त होता है, अधिक मात्रा में कच्चा माल प्रयुक्त होता है, उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, ये सारी चीज़ें। हल्के उद्योग कौन से होते हैं, हल्के उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें उत्पादन के लिए हल्के माल प्रयुक्त होता है तथा उत्पादन भी हल्के होते हैं, जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, वे उद्योग जिनकी निर्भरता जो है, ऐसे उद्योग जिनकी निर्भरता कृषि क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल पर होती है, जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग आदि। खनिज उद्योग कौन से होते हैं, जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है, जैसे सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इत्यादि। वन पर आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो वनों पर आधारित वो उद्योग होते हैं जो वनों से आधारित होते हैं, ठीक है। कच्चे माल जो है वनों से ही प्राप्त होता है, जैसे कागज हो गया, लाख उद्योग हो गया,
चारागाहों पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो जिनकी निर्भरता कच्चे माल के लिए पशुओं पर होती है, जैसे डेयरी एवं जूता उद्योग। निर्माण उद्योग कौन से होते हैं, ये उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कच्चे माल के निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे हम निर्माण उद्योग कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कृषि और उद्योग से संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे की चीज़ों को अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये वाला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है।